हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बायोमैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम के बारे में। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, तो दोनों ही तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई बिलीव आपको बहुत ही कंसंट्रेट करके अच्छे से इस टॉपिक को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे जाकर चाहे एग्जाम हो या आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप इसे अच्छी तरीके से समझकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज या एक्सप्लेन कर पाए। स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम जैसा कि टर्म है, दो वर्ड से बना हुआ, स्कैपुला और ह्यूमरस। स्कैपुलो से आप कनेक्ट कर सकते हैं स्कैपुलो-थोरैसिक जॉइंट को, ह्यूमरल से आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट को। अब आपको पता ही होगा कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स में 4 जॉइंट्स होते हैं, स्कैपुलो-थोरैसिक, ग्लिनो-ह्यूमरल, एक्रोमियोक्लैविकुलर और स्टर्नोक्लैविकुलर। और जब ये चारों जॉइंट मिलके एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तभी शोल्डर कॉम्प्लेक्स के सारे मूवमेंट्स बायोमैकेनिकली सही तरीके से होते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली इस स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम को डिफाइन करना चाहें, so it can be defined as the coordinated motion of the scapula and humerus experienced during shoulder movement and motion that has been traditionally viewed as occurring at a ratio of 2:1, 2 degrees of humeral flexion or abduction to 1 degree of scapular upward rotation। यानी कि जब भी हम शोल्डर जॉइंट से मैं रेफर कर रही हूँ ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट को, इस तरीके से आपका पीछे की ओर जो स्कैपुला है उसके लैटरल एस्पेक्ट में एक ग्लिनोइड फोसा होता है, शैलो होता है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, और लैटरली होता है आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस। अगर आप मेरे राइट शोल्डर जॉइंट को देख रहे हैं तो इस तरीके से कुछ ये बना हुआ है। अब जब इस ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट होती है, कोई भी एलिवेशन वाली मूवमेंट, चाहे वो एबडक्शन हो जाए या फ्लेक्शन हो जाए, ड्यूरिंग सच मूवमेंट्स इस ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट के साथ साथ स्कैपुला और थोरैक्स के बीच जो फंक्शनल जॉइंट है स्कैपुलो-थोरैसिक जॉइंट, उसमें भी मूवमेंट होता है। यहाँ पे 2 डिग्रीज का मोशन हो रहा होगा तो वहां पे 1 डिग्री ऑफ मोशन होता है, और इसी को कहा जाता है, इसी कोऑर्डिनेटेड मोशन को कहा जाता है स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। अब समझते हैं इसे धीरे धीरे करके डिटेल्स में। यहाँ पे मैं बता दूं, इस स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था या पब्लिश किया था इसके बारे में कॉडमैन ने 1930 में। ये वही कॉडमैन है जिनका एक्सरसाइज हम यूज करते हैं, कॉडमैन पेंडुलर एक्सरसाइज इन वेराइटीज ऑफ शोल्डर इश्यूज। सो कॉडमैन ने क्या कहा था कि शोल्डर एबडक्शन या फ्लेक्शन के 180 डिग्री रेंज को हासिल करने में 60 डिग्री अगर आपके स्कैपुलो-थोरैसिक जॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वहीं पे 120 डिग्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट का। सो ये 2:1 रेशियो में ग्लिनो-ह्यूमरल इज टू स्कैपुलो-थोरैसिक ये सारा मूवमेंट होता है, और ये 3 फेजेस में होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फेज 1 होता है जिसे कहा जाता है सेटिंग फेज। सो पहले 30 डिग्री ऑफ एलिवेशन में एबडक्शन के दौरान स्कैपुला इज सेड टू बी सेटिंग इन द सेंस स्कैपुला थोड़ा सा रोटेट हो सकता है आउट या इन, या फिर शायद वो मूव भी ना करे बिल्कुल, लेकिन इस दौरान वो क्या करता है, वो खुद को स्टेबिलाइज कर रहा होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन और प्रोट्रैक्शन होता है, लेकिन अदरवाइज स्कैपुला की बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। हालांकि ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट में 30 डिग्री का एलिवेशन होता है। ठीक है, क्लैविकल भी मिनिमली इस स्टेज में रोटेट होता है एट द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, अराउंड 0 to 15 डिग्रीज का एक एलिवेशन देखा जाता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये मेरा हाथ जो है कॉन्केव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये है ग्लिनोइड फोसा जो लैटरली इस साइड मूव करके प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा ये पोस्टीरियरली ओरिएंटेड होता है। वहीं पे हेड ऑफ द ह्यूमरस भी यहाँ पे होता है थोड़ा सा पोस्टीरियरली। अब हेड ऑफ द ह्यूमरस जब इनिशियल 30 डिग्री का एबडक्शन कर रहा होता है, ह्यूमरस की जब एलिवेशन हो रही होती है, उस दौरान ये जो है ना ग्लिनोइड फोसा, ये थोड़ा सा इंटरनल रोटेशन में आता है, मतलब इस तरीके से।
ठीक है। ये जब इंटरनल रोटेशन में आता है तो क्या करता है, ये थोड़ा सा इस तरीके से आराम से एक कॉन्ग्रुएंस बना के रखता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जैसे वो इनिशियल 30 डिग्री का एबडक्शन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है इंटरनल रोटेशन एंड थोड़ा सा प्रोट्रैक्शन, इंटरनल रोटेशन और थोड़ा सा प्रोट्रैक्शन ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा, यानी कि स्कैपुला थोड़ा सा प्रोट्रैक्ट और थोड़ा सा इंटरनली रोटेट हो रहा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेटिंग फेज समझ में आ गया। अब जो दूसरा फेज होता है उस फेज को कहा जाता है मिड फेज, जो कि 30 to 90 डिग्री तक होता है, 30 to 90 डिग्री ऑफ शोल्डर एबडक्शन। अब यहाँ पे ह्यूमरस में अराउंड 40 डिग्रीज का एबडक्शन होता है, स्कैपुला में अराउंड 20 डिग्रीज का अपवर्ड रोटेशन होता है और क्लैविकल में 30 to 36 डिग्री का एक एलिवेशन होता है। सो इस सेकेंड फेज में यानी 30 डिग्री से 90 डिग्री तक 60 टोटल 60 डिग्री का ये फेज हुआ। सो 30 तक फर्स्ट फेज हो गया था, 30 डिग्री से 90 डिग्री तक यानी 60 डिग्री का जो फेज है ये सेकेंड फेज। इसमें मैंने क्या कहा आपको कि ह्यूमरस का एलिवेशन कितना होता है 40 डिग्री। सो 2:1 रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पीछे स्कैपुला है वो अपवर्ड रोटेट हो रहा है अराउंड 20 डिग्री और इसके साथ साथ आपके क्लैविकल की भी मूवमेंट होती है। और क्लैविकल की मूवमेंट कैसे होती है, ये जो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट है और एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट है ये साथ में काम करते हैं। देखिए अगर आप मेरे इस फोन को स्कैपुला समझ लेते हैं तो स्कैपुला इस तरीके से अगर मूव किया, अपवर्ड रोटेट हुआ, तो आगे जो क्लैविकल होगा वो भी तो थोड़ा सा एलिवेट होगा, है ना। सो इस साइड है आपका स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट स्टर्नम की ओर और इधर है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। सो यहाँ पे जो ये क्लैविकल है ये भी थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करता है और साथ साथ थोड़ा ये पोस्टीरियरली, ठीक है, क्लैविकल एक ऐसा स्ट्रेट बोन है, सो ये थोड़ा सा ऐसे पोस्टीरियरली रोटेट भी होता है। अब ये 90 डिग्री में पहुंच गया आपका एबडक्टेड ह्यूमरस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपने अगर एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल याद होगा। सो ग्रेटर ट्यूबरकल यहाँ पे एक्रोमियो प्रोसेस के नीचे आ जाता है, ठीक है। सो टू क्लियर द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द एक्रोमियो प्रोसेस अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्सटर्नल रोटेशन की ऑफ द ह्यूमरस, until and unless ह्यूमरस एक्सटर्नली रोटेट ना हो, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि ये है एक्रोमियो प्रोसेस और यहाँ पे आपका ये इसको इस नकल को मान लीजिए आप ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। अब ये यहाँ पे फंस जाएगा, ये ना फंसे इसके लिए इसको थोड़ा सा लैटरली रोटेट या एक्सटर्नली रोटेट होना होगा ताकि ये और ऊपर जा सके, ठीक है। 90 तक तो आ गया, अब जाना 180 तक है। सो उस मूवमेंट के लिए एक लैटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस की जरूरत होती है ताकि कोई सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट ना हो। सो जो लेट फेज है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, इसमें क्या मूवमेंट होते हैं, इसमें ह्यूमरस का 60 डिग्री का एबडक्शन हो रहा होता है, प्लस जैसा मैंने आपको बताया लैटरल रोटेशन की जरूरत होगी या एक्सटर्नल रोटेशन की जरूरत होगी। सो अराउंड 90 डिग्री का लैटरल रोटेशन हो रहा होता है। साथ ही क्योंकि 60 डिग्री का ह्यूमरस का मूवमेंट हो रहा है 2:1 रेशियो में आप देखें तो स्कैपुला का 30 डिग्री का रोटेशन होता है, इसके साथ साथ क्लैविकल की भी 30 to 50 डिग्रीज की एक मूवमेंट होती है। सो हम कह सकते हैं कि फाइनल 90 डिग्री ऑफ मोशन यानी कि थर्ड फेज में 2:1 रेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मूवमेंट कंटिन्यू करता है और स्कैपुला कंटिन्यू करता है टू रोटेट और थोड़ा सा एलिवेट भी होना शुरू हो जाता है अब, और अमाउंट ऑफ प्रोट्रैक्शन अभी भी काफी मिनिमल रहता है और इस स्टेज में क्लैविकल पोस्टीरियरली रोटेट होता है टू 30 to 50 डिग्री। और इसके साथ साथ फाइनल स्टेजेस में जैसा मैंने आपको कहा कि ह्यूमरस भी पूरा एक्सटर्नली रोटेट हो चुका होता है ताकि इसका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो एक्रोमियो प्रोसेस से टकराए नहीं, ये क्लियर ऑफ हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। 3 फेजेस में ये होता है। पहले वाले फेज में जैसा मैं आपको कह चुकी हूँ ग्लिनो ह्यूमरल मूवमेंट ज़्यादा होता है और यहाँ पे स्कैपुला का बिल्कुल ही मिनिमम मूवमेंट होता है। 2:1 रेशियो इस फेज में दिखने को नहीं मिलता। इसके आगे 30 डिग्री से 90 डिग्री तक एक 2:1 रेशियो मिलता है ग्लिनोह्यूमरल का और स्कैपुलोथोरैसिक का, और फिर थर्ड फेज में भी ये सिमिलर तरीके से मूवमेंट दिखता है। तो अब बात आती है कि आखिर स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। पहली बात है कि ये ग्लिनॉइड फोसा को एक अच्छा सा
पोजीशन मेंटेन रखने में हेल्प करता है ताकि इसका जो कॉन्ग्रुएंस है विद हेड ऑफ द ह्यूमरस वो सही रहे। ये हेल्प करता है टू मेंटेन द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल मसल्स, क्योंकि स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन होता है तो मसल्स को बहुत ज़्यादा शॉर्टन होने की ज़रूरत नहीं होती, तो अपना फोर्स प्रोडक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं थ्रू अ लार्जर रेंज ऑफ मोशन। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि इम्पिंचमेंट नहीं होते बिटवीन द ह्यूमरस एंड द एक्रोमियो प्रोसेस। सो अगर हम कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें तो फेज 1 में जैसे मैंने आपको कहा था कि इनिशियली 30 डिग्रीज ऑफ ह्यूमरल अबडक्शन होता है या एलिवेशन होता है, और वहां पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं डेल्टॉइड मसल और सुप्रास्पाइनेटस पहले 30 डिग्री में। जहां हम बात करते हैं स्कैपुलोथोरैसिक रिदम की, अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला की, तो वहां पे मसल्स आ जाते हैं अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस एज वेल एज द सेराटस एंटीरियर मसल। सो अगर हम इस स्कैपुलोह्यूमरल रिदम की बात करें कुछ कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल आपने फ्रोजन शोल्डर का सुना होगा, अगर आप 3rd ईयर या फाइनल ईयर ऑफ पीपीटी में हैं या आप एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, इस ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में एक एडहेशन हो जाता है, इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, कैप्सूल का एडहेशन हो जाता है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट फ्रीली मूव नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है अ रिवर्सल ऑफ स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, मतलब स्कैपुला का मूवमेंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का मूवमेंट ज्यादा हो रहा होता है, ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहता है। सो इट इज अ पैथोलॉजिकल केस। इसके अलावा भी कई कंडीशंस होते हैं जहां पे ये स्कैपुलोह्यूमरल रिदम डिस्टर्ब्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लैविकल की कोई फ्रैक्चर हो गई, क्योंकि इस पूरे 3 फेजेस में शुरू में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में ज़्यादा मूवमेंट होता है, बीच वाले फेज में स्टर्नो और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट दोनों मिल के साथ में काम करते हैं, एंड फेज में जाकर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में मूवमेंट होता है। सो इस तरीके से ये जो जॉइंट्स है ये क्लैविकल की एक मूवमेंट करवाते हैं, एलिवेशन करवाते हैं, पोस्टीरियर रोटेशन करवाते हैं। अगर आपके क्लैविकल में कोई फ्रैक्चर आ गया तो ये पूरा रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरीके से स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पैल्सी में, सेराटस एंटीरियर मसल के वीकनेस में, रोटेटर कफ मसल के स्ट्रेंथ के कम होने पे, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्थराइटिस में, या फिर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के डीजनरेशन के केस में भी हो सकता है कि एबनॉर्मल स्कैपुलोह्यूमरल रिदम हमें दिखे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख चुके हैं उनको ये समझ आ गया होगा कि स्कैपुलोह्यूमरल रिदम क्या है। रिसेंटली मैंने लंबोपेल्विक रिदम पे भी वीडियो बनाया हुआ है। इस तरीके के बायोमैकेनिक्स रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स, चाहे वो कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल हो या फिर आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स रिलेटेड वीडियोस हो, बहुत सारे कंसेप्ट्स को मैंने सिंप्लीफाई करके हिंदी में इस तरीके से आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी हैं मेरे चैनल में, चैनल को चेक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।